बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई खौफनाक सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प, खौफनाक और सच्ची कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। कुछ दिनों से जब भी साजिदा किसी काम के लिए घर से बाहर जाती तो उसे महसूस होता जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। वो अपने इर्द गिर्द नजर उठाकर बार बार देखती थी, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता था। आज भी वो एक गली से गुजर रही थी। गली में मुकम्मल सन्नाटा था। उसके करीब जोर जोर से किसी के सांस लेने की गर्म हवा महसूस हुई। वो बुरी तरह से घबरा गई। कोई साए की तरह जैसे उसके साथ चल रहा था और नजर नहीं आ रहा था। वो इस वक्त घर से दोपहर में खाना पकाने का सामान लेने को निकली थी। घर में जब वो तन्हा होती तो उसको किसी की मौजूदगी का एहसास होता। कभी ऐसा भी महसूस होता कि कोई उसको मुसलसल घूर रहा है, जिसकी वजह से उसे हर वक्त बेसुकूनी महसूस होती। सिर्फ नमाज और कुरान मजीद पढ़ते हुए उसे सुकून मिलता था। लिहाजा जैसे ही वो घर के कामों से फारिग होती तो कुरान की तिलावत करनी शुरू कर देती। कुरान की तिलावत करने पर उसको महसूस होता कि कोई चीज जो उसके पास मौजूद थी वो अब दूर होती जा रही है। ज्यादा वक्त कुरान की तिलावत करने पर उसका शौहर जमाल भी परेशान हो गया था। वैसे भी जब वो कुरान नहीं पढ़ रही होती थी तो भी गुमसुम रहती थी। एक दिन जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो बोल ही पड़ा, क्या बात है साजिदा, आजकल तुम मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रही हो। लिफ्ट नहीं करा रही? वो हैरत से जमाल को देखने लगी। इन दिनों तुम्हारा ज्यादा वक्त कुरान की तिलावत और नमाज पढ़ने में गुजरने लगा है। हमसे बात ही नहीं करती हो। क्या किसी ने कोई वजीफा बताया है औलाद के लिए? हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। भाई लोगों के 10-10 साल औलाद नहीं होती है। तुम औलाद के लिए इतना क्यों परेशान हो? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे किसी ने कोई वजीफा नहीं बताया। जब काम से फुर्सत मिलती है तो उस वक्त पढ़ने बैठती हूँ। ये इत्तेफाक है कि जिस वक्त मैं कुरान की तिलावत करती हूँ उसी वक्त आप आ जाते हैं। साजिदा ने बात बनाई। तुम मेरी बात का तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय इस तरह की बात कर रही हो, जमाल ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं। साजिदा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और शौहर को मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुआ और उसके दिल में साजिदा के लिए अजीब वसवसे सर उठाने लगे कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जो अभी नहीं तो कुछ दिनों में जरूर बात खुलकर सामने आएगी। लिहाजा उस वक्त वो कुछ खामोश हो गया। ये बात साजिदा को खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो इन दिनों इस कदर खौफजदा क्यों रहने लगी है। साजिदा को अच्छी तरह से याद था कि वो बचपन में किसी भी चीज से खौफजदा नहीं होती थी। खासकर आसेब पर उसको बिल्कुल भी एतबार नहीं था। वो भी आसेब के मौजू पर बात करता तो उसका मजाक उड़ाती और आसेब को दिमाग से एकदम झटक देती। अब वो खुद इस तरह की कैफियत में थी। सोते सोते उसको महसूस होता जैसे उसके सीने पर कोई बहुत भारी बोझ आ गया हो और वो चीखना चाहती है, लेकिन चीख उसके गले में फंस कर रह जाती है। जब वो अपने सीने पर 3 बार कुल पढ़कर दम करती है तब कहीं जाकर उसकी हालत बेहतर होती है और बोझ उतर जाता है। कभी सोते में महसूस होता जैसे कोई खौफनाक शक्ल का आदमी घर की छत से धक्का दे रहा है। कभी महसूस होता खतरनाक किस्म का बिच्छू छिपकली उसकी कमीज में घुसकर नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो ख्वाब में ये देखकर डर जाती और खौफजदा होकर अपनी आंखें खोल देती। साजिदा तेज तेज कदम उठाती हुई जिस तरह चल रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चल नहीं रही बल्कि भाग रही है। फूली हुई सांस के साथ घर में दाखिल होता देखकर बेगम हमीदा चौंकी। वो इस वक्त सहन में पलंग पर बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। दरवाजा जोरदार आवाज से खुलने पर उनकी बेख्तियार नजरें साजिदा पर पड़ी। बहू, खैरियत है? इतनी घबराई हुई हो? कुछ नहीं अम्मा, जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में तेज तेज कदम उठाती हुई आई हूँ, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। साजिदा ने बात बनाई। बहू, ऐसी कौन सी जल्दी थी जो इतनी परेशानी में भागती हुई घर आई हो?
آئندہ آہستہ آہستہ قدموں سے گھر آیا کرو. تیز چلنے میں یہ نقصان ہے کہ خدا نہ خواستہ پاؤں شلوار کے پانچے میں پھنس جانے سے تم گلی میں گر سکتی ہو. کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے. ساس نے سمجھایا. اچھا اماں، آئندہ کوشش کروں گی کہ ایسا نہ ہو. ساجدہ نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کیا. ایک سیاہ موٹا تازہ بلا تھا جو سنگھار میز پر بیٹھا ساجدہ کو گھور رہا تھا. وہ اس وقت مسہری پر لیٹی ہوئی تھی. ساجدہ جیسے ہی اس بلے پر نظر پڑی، وہ بڑی تیزی سے منہ دبا کر اپنے نوکیلے دانت نکالتا ہوا ساجدہ پر جھپٹ پڑا. اس نے گردن پر حملہ کیا تھا. اس کے نوکیلے دانت گردن میں پیوست ہو گئے تھے. سرخ سرخ خون بڑی تیزی سے گردن سے بہنے لگا. وہ اپنے بچاؤ کو چیخ رہی تھی لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا ساجدہ کے خون کا بلا پیاسا ہو. ساجدہ، ساجدہ کیا ہوا؟ جمال نے سوئی ہوئی ساجدہ کو جھنجھوڑا کیونکہ ساجدہ آنکھیں بند کیے مسلسل چیخے جا رہی تھی. نہیں نہیں، مجھے مت مارو، مجھے چھوڑ دو. جمال کے جھنجھوڑنے پر ساجدہ نے آنکھیں کھول لی. وہ خوفزدہ ہو کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی. کمرے میں وہ بلا نظر نہ آیا اور بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے گلے پر گیا. گلے پر زخم کا کوئی نشان نہ تھا. جمال پر نظر پڑتے ہی وہ خوفزدہ حالت میں اس کے گلے لگ گئی. کیا ہوا ساجدہ؟ خواب میں ڈر گئی ہو؟ جمال نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا. کالے رنگ کا خطرناک بلا تھا جو مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا. اس نے میرے گلے پر اپنے نوکیلے دانت بھی گاڑ دیے تھے. ساجدہ نے بتایا. تم نے خواب دیکھا ہے، یہاں تو کوئی بلا نہیں ہے. میں تمہارے برابر میں سو رہا ہوں، جمال نے کہا. کچھ لمحے تک ساجدہ پر خوف طاری رہا، پھر وہ سکون سے سو گئی. ساجدہ، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو. تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے مجھے بتاؤ. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ساجدہ نے کہا. بات ضرور کچھ اور ہے. اس طرح بات چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں. بتانے سے ہی اس کا حل نکلے گا. مجھ سے بھی تم بات چھپا رہی ہو، جمال نے ساجدہ کو گھورتے ہوئے کہا. ساجدہ اس کے گھورنے کی نظروں کی تاب نہ لا کر نیچے بیڈ پر دیکھنے لگی. وہ عجیب الجھن کا شکار تھی. اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات شوہر کو کس طرح بتائے. یہ بات بتانے کی صورت میں وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا. کس سوچ میں پڑ گئی؟ کیا مجھ سے بھی اپنی باتیں چھپاؤ گی؟ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے معاملات کو سلجھائیں گے، جمال نے کہا. جمال کی بات سن کر ساجدہ کا کچھ حوصلہ بڑھا. بات ایسی ہے کہ تم بھی اگر میری بات سنو گے تو ہنس پڑو گے. کچھ دن سے میں ایک عجیب خوف میں مبتلا ہوں. اٹھتے بیٹھتے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کام کی طرف سے بالکل توجہ ہٹ سی گئی ہے. ہاتھ پاؤں لرزتے ہیں. ذہن میں عجیب و غریب شکوک و شبہات آ رہے ہیں. ہر وقت موت کا خوف سوار رہتا ہے. ڈرانے خواب آنا معمول بن گئے ہیں. اب کبھی کبھار مجھے اس نظر نہ آنے والی مخلوق کی گرم سانسیں بھی گالوں پر لگتی محسوس ہوتی ہیں. قرآن مجید اور نماز پڑھتے ہوئے پرسکون رہتی ہوں، اس لیے میرا زیادہ تر وقت قرآن مجید پڑھنے میں گزر جاتا ہے. ساجدہ نے ایک ہی سانس میں ساری باتیں بتا دیں. ساجدہ، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. تم نے مجھے اصل بات بتا دی ہے. اب میں اس کے حل کی پوری کوشش کروں گا اور تمہیں اس خوف سے نجات دلانے کی بھی کوشش کروں گا. دوسرے دن جب جمال گھر میں داخل ہوا تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا. کیا آفس میں ترقی ہو گئی ہے جو اتنے خوش دکھائی دے رہے ہو؟ ساجدہ نے اس کو خوش دیکھ کر پوچھا. ارے بیگم، ہمارے ایسے نصیب کہاں جو جلدی جلدی ترقی ہو. سرکاری نوکری ہے، سرکاری نوکری میں سالوں گزر جاتے ہیں ترقی کے انتظار میں، جمال نے کہا. پھر کیا کوئی پرائز بانڈ نکل گیا ہے؟ پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں تو پھر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر کیا وجہ ہے اس خوشی کی؟ ساجدہ نے کہا. بیگم، میں نے اپنے آفس میں عثمان سے بات کی تھی تمہارے مسئلے کے بارے میں. اس کو جاننے والے ایک شاہ جی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، بھوت پریت کو بھگا دینے والا. ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. میں ان کے آستانے گیا تھا. بھوت پریت ان سے پناہ مانگتے ہیں اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے، جمال نے تفصیل بتائی. اچھا، جیسے آپ کی مرضی، ساجدہ نے نظریں نیچی جھکاتے ہوئے کہا. رات کو سوتے میں جمال کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا کوئی گلا دبا رہا ہے، جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے. سینے پر بھی وزن سا محسوس ہوا. خوفزدہ ہو کر جمال نے آنکھیں کھول دی. اس کے سینے اور گلے پر مسلسل دباؤ پڑ رہا تھا.
लेकिन दबाव डालने वाला नजर नहीं आ रहा था। बेख्तियार उसके मुंह से आयतल कुर्सी का विर्द जारी हो गया। जैसे ही उसने आयतल कुर्सी पढ़कर सीने पर दम किया, वजन आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गया और फिर खत्म हो गया। क्या नींद नहीं आ रही? साजिदा ने जागने पर पूछा। नींद तो बड़ी अच्छी आ रही थी। जो मौसूफ आपको तंग करते हैं, अब उन्होंने मुझ पर हमला किया है। मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, जिससे मेरी सांसें बंद होने लगी, जमाल ने बताया। फिर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। आयतल कुर्सी जैसे ही पढ़ी तो मुझे सुकून मिला, जमाल ने कहा। उसको मालूम हो गया है कि आप शाहजी के पास गए थे, इसीलिए गुस्से में आकर उसने आप पर वार किया है। हाँ, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जमाल ने हंसते हुए कहा। इतवार को दोनों मियाँ बीवी वक्त मुकर्ररा पर शाहजी के आस्ताने पर पहुंच गए। आस्ताने में जो खवातीन बैठी थी, शाह साहब ने उनको फारिग करके इनकी तरफ तवज्जो दी। जनाब, आपकी बेगम एक नादीदा हस्ती के जेर असर आ गई हैं। ये जिन्नात कौम से ताल्लुक रखता है। ये भटका हुआ जिद्दी जिन है। बहरहाल घबराने की बात नहीं है, आपको अपना दिल मजबूत करना है। घबराने से इलाज मुश्किल है, शाह साहब ने कहा। ठीक है शाह साहब, आप इलाज करें, हम इस मखलूक से नहीं डरेंगे, जमाल ने कहा। ठीक है, इसका फैसला अभी हो जाएगा कि तुम कितने बहादुर हो। मैं इस मखलूक को बुला रहा हूँ, मुझे इससे कुछ सवालात करने हैं ताकि मुझे पता चल सके कि वो तुम्हें क्यों तंग कर रहा है, शाह साहब ने कहा। वो कुछ देर तक पढ़ाई करते रहे और फिर देखते ही देखते साजिदा की हालत गैर होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसमें जलाल आ गया हो। उसकी आंखें दहकते आग के अंगारे की तरह महसूस हो रही थी। ओ बुड्ढे, तूने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? साजिदा गुर्राते हुए मर्दाना आवाज में बोली। इन लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? शाह साहब ने पूछा। हमारी साजिदा से पुरानी दुश्मनी है। मैं इसको मार दूंगा, जैसे मेरा भाई सिसक सिसक कर मरा था। तुम्हारे भाई के सिसक सिसक कर मरने से साजिदा का क्या ताल्लुक? शाह साहब ने पूछा। साजिदा को मेरे भाई के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जब साजिदा को मालूम ही नहीं, फिर तुम इसको इस तरह से तंग क्यों कर रहे हो? साजिदा के नाना कमरुद्दीन का आस्ताना कराची के इलाके गार्डन में था। वो बहुत पहुंचे हुए थे। मेरे भाई का दिल एक खूबसूरत लड़की महनाज पर आ गया था। उस लड़की के घर वालों को मेरे भाई का इस लड़की पर आशिक होना पसंद नहीं आया और साजिदा के नाना कमरुद्दीन ने आस्ताने पर बुलवा लिया। कमरुद्दीन ने मेरे भाई को धमकी दी कि इस लड़की को छोड़ दे, लेकिन वो ना माना, जिस पर उन्होंने मेरे भाई पर ऐसा अमल किया कि वो तड़प तड़प कर मर गया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि कमरुद्दीन का कोई भी रिश्तेदार जिसका ताल्लुक उसकी नस्ल से होगा और वो जब भी हमारी हद में आ गया, मैं उसको आसानी की मौत देने के बजाय डरा डरा कर, तड़पा तड़पा कर, सिसका सिसका कर मार दूंगा। और उस दिन के बाद मुझे फिर ऐसा कोई मौका हाथ ही नहीं आया। 2 माह कबल साजिदा की शादी हो गई थी। ये इत्तेफाक था कि साजिदा रात के 1 बजे शादी हॉल से निकलकर उस मैदान से गुजरी जो हमारी हुदूद में है। उसको देखकर मेरे पुराने जख्म एक बार फिर ताज़ा हो गए और मैंने फैसला कर लिया कि कुछ भी हो, मैं इस औरत को इस तरह तड़पा तड़पा कर, सिसका सिसका कर जान से मार दूंगा और लोग इस पर तरस खाएंगे और इसके जल्दी मरने की दुआ करेंगे ताकि इसको तकलीफ से निजात मिल जाए। लेकिन मैं इस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा। अगर इसके शौहर ने इस मामले में मुदाखलत की या इसका इलाज कराया तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। इसका भी यही हाल करूंगा जो साजिदा का करना है। जिन ने कहा, देखो, मैं तुमको पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ कि इसका पीछा छोड़ दो। तुम्हारा भाई गलती पर था, उसको उस लड़की का पीछा छोड़ देना चाहिए था। इस तरह उसकी जान बच जाती। तुम भी अपने भाई की गलती दोहराकर पछताओगे। शाह साहब ने उसे समझाया। नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें भी देख लूंगा, जिन ने धमकी दी। ठीक है, तुम मुझे देखना और मैं तुम्हें देखता हूँ। ये कहते हुए शाह साहब ने दम किया हुआ पानी साजिदा के मुंह पर मारा तो जिन गायब हो गया और साजिदा अपनी असल हालत में वापस आ गई और हैरानी से दोनों को देखने लगी। मुझे क्या हो गया था? साजिदा ने बदहवासी के आलम में पूछा। तुम्हें कुछ नहीं हुआ बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हमें कार्रवाई करने का सिरा हाथ आ गया है। अब हमें क्या करना है?
शाह साहब ने मुस्कुराते हुए साजिदा की तरफ देखा। जमाल आज की कार्रवाई देखकर मुतमईन हो गया था। शाह साहब जरूर ये मसला हल कर देंगे। शोहर को मुतमईन देखकर साजिदा समझ गई थी कि अब जल्द ही इस नजर न आने वाली मखलूक से जान छूट जाएगी। रात के 12 बजे का वक्त था। जमाल और साजिदा अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक साजिदा की नजर कमरे के फर्श पर पड़ी। वो बुरी तरह चौंकी। साजिदा के चौंकने पर जमाल की नजर भी उस तरफ गई। फर्श पर बड़े बड़े खौफनाक बिच्छू इधर उधर बड़ी आजादी से घूम रहे थे। ये सब क्या? जमाल ने कहा, पता नहीं, मेरी खुद अभी इन पर नजर पड़ी है। ये न जाने कहां से आ गए, साजिदा ने घबराए हुए कहा। जमाल ने फौरन मेज पर पड़े ग्लास के पानी पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंका और बिच्छुओं पर छिड़क दिया तो चश्मे जन में सारे बिच्छू गायब हो गए। मैं अभी शाह साहब से मोबाइल पर बात करके पूछता हूँ इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, जमाल ने शाह साहब का नंबर मिलाते हुए कहा। साजिदा जमाल की बात पर मुस्कुरा दी। शाह साहब से राब्ता होने पर जमाल ने सारी सूरत हाल से उन्हें आगाह किया। जमाल बेटे, ये जिन अपने इंतकाम की आग में बावला हुआ जा रहा है। इस तरह की हरकतें करके वो तुम लोगों को डराना चाह रहा है ताकि तुम उसके खौफ में मुब्तला रहो, साजिदा का इलाज भी ना करा सको। तुम्हें मजीद डराने के लिए ये मुख्तलिफ शक्लें बनाकर सामने आएगा ताकि तुम डर जाओ। तुम्हें बड़े सब्र और हौसले से काम लेना पड़ेगा, जब भी तुम्हारी इस बदबख्त जिन से जान छूट सकती है। शाह साहब ने कहा, ठीक है शाह साहब, हम बिल्कुल भी इस जिन से नहीं घबराएंगे, चाहे वो कितनी ही खतरनाक चालें चलता रहे। जमाल ने कहा, ये तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं कुछ करता हूँ ताकि तुम लोग बेफिक्र होकर सो जाओ, शाह साहब ने कहा। शाह साहब की यकीन दहानी पर दोनों मियाँ बीवी मुतमईन होकर सो गए और उनकी फिर सुबह ही आंख खुली। दूसरे रोज जब वो सोए तो जिन ने उनको बिल्कुल भी उस वक्त परेशान नहीं किया, लेकिन अचानक आधी रात को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके कान के पास खड़ा होकर जोर जोर से रो रहा है। उनके उठने पर शोर बंद हो गया। जैसे ही दोबारा उनकी आंख लगी, रोने की आवाज आने लगी। रात में कई बार ऐसा महसूस हुआ जिसके सबब वो नींद नहीं ले सके। तीसरे रोज उन्हें कमरे की खिड़की से ऐसा लगा कि कोई खौफनाक शक्ल का शख्स झांक रहा है। बहुत बुरी आंखें जो कि सुर्ख थी, वो उन्हें गुस्से से देख रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वो चेहरा खिड़की से गायब हो गया। चौथे रोज उन्हें कुछ नजर नहीं आया। वो पुरसुकून होकर सो गए। अचानक रात के किसी पहर साजिदा चीख मारकर उठ बैठी कि क्या हुआ साजिदा? वो मुझे। साजिदा की घबराहट से आवाज हलक में फंस रही थी। हाँ हाँ बोलो साजिदा, क्या हुआ? जमाल ने पूछा। मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स खौफनाक शक्ल का तलवार लिए मुझे मारने को दौड़ रहा है और मैं जंगल में भाग रही हूँ। मैं तेज दौड़ रही थी, लेकिन फिर वो मुझ तक पहुंच गया और मेरा पैर फिसला और मैं फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर हाँ फिर क्या हुआ? जमाल ने पूछा। उसने तलवार फिजा में बुलंद करते हुए कहा, तू और तेरा शौहर कुछ भी कर ले, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जैसे ही उसने मेरी गर्दन तलवार से जुदा करने की कोशिश की, मेरी घबराहट से आंख खुल गई। साजिदा ने बताया, बड़ा ही भयानक ख्वाब देखा है तुमने। जिन हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन उसका कोई भी वार कामयाब नहीं हो पा रहा। हम सुबह शाह साहब के पास चलेंगे, जमाल ने कहा। सुबह नाश्ते से फारिग होकर दोनों मियाँ बीवी शाह साहब के आस्थाने पर पहुंच गए तो वो उनको देखकर मुस्कुरा दिए। हाँ बेटी, ख्वाब में क्या देखा? शाह साहब, आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने ख्वाब में कुछ देखा। वो हैरान रह गई। वो अपना आखिरी हरबा जरूर इस्तेमाल करेगा। रात भी यही हुआ है। मजबूरन मैंने उस जिन को जलाकर भस्म कर दिया है। अब वो तुमको हरगिज तंग नहीं करेगा, शाह साहब ने मुस्कुराते हुए बताया। एक हफ्ता बिल्कुल खैरियत से गुजर गया। अब साजिदा की पहले वाली कैफियत नहीं रही। मुतमईन और खुशगवार जिंदगी गुजारने लगी थी। डर और खौफ की कैफियत खत्म हो चुकी थी। एक शाम जमाल के घर लौटने पर उसने देखा कि साजिदा के चेहरे पर खौफ था। पूछने पर वो टाल गई। दूसरे दिन भी उसकी यही कैफियत थी। उस वक्त वो बाथरूम से निकली। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। पसीने चेहरे पर इस तरह आ रहे थे जैसे पानी से नहाई हो। क्या बात है साजिदा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, कोई बात नहीं, साजिदा ने कहा। मुझसे कुछ मत छुपाओ, साफ साफ बताओ कि तुम्हारे साथ मसला क्या है।
جمال نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ 3 دن سے میں جب بھی ٹوائلٹ جاتی ہوں تو کسی انجانے خوف سے لرزنے لگتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کوئی انجانی قوت مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بات تو واقعی سیریس ہے، جن تو مر چکا ہے، لیکن پھر یہ نیا وار کیسے ہوا؟ میں شاہ صاحب سے بات کرتا ہوں۔ جمال نے جیب سے موبائل نکالا۔ جمال مجھے کچھ ہوگا تو نہیں؟ اس جن نے دھمکی دی تھی ہم دونوں کو مارنے کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جن نہیں مرا؟ وہ اور گھبرا گئی۔ میری بات شاہ صاحب سے ہو جائے تو اصل حقیقت معلوم ہوگی، جمال نے کہا۔ شاہ صاحب سے رابطہ ہونے پر جمال نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، مجھے اس خبر کا بے چینی سے انتظار تھا۔ دراصل جن مرتے مرتے بھی ساجدہ پر ایک وار کر گیا ہے، جو کہ ظاہر نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب ایسا ہونے سے ظاہر ہو گیا ہے کہ اس نے یہ وار کیا تھا تاکہ ساجدہ ڈر اور خوف میں مبتلا رہے اور لرس لرس کر انتقال کر جائے۔ میرے پاس اس وار کا زبردست توڑ ہے، 2 دن میں ساجدہ بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا مجھے ساجدہ کو لے کر کل آنا پڑے گا؟ جمال نے پوچھا۔ نہیں، آنے کی ضرورت نہیں، ساجدہ بیٹی کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ پھر میرا منہ میٹھا کرانے کو چمچم کا ڈبہ لے آنا، شاہ صاحب نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ 2 دن گزرنے پر شاہ صاحب کی بات درست ثابت ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ ساجدہ صحت یاب ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی جب مٹھائی کا ڈبہ لے کر شاہ صاحب کے آستانے پر پہنچے تو انہیں دیکھ کر وہ مسکرائے۔ ایک چمچم خود کھائی اور باقی چمچم ایک ایک کر کے فضا میں پھینکنے لگے۔ چمچم فضا میں جا کر غائب ہو رہی تھی۔ وہ دونوں حیرت سے بت بنے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ ان کی حیرانی کو شاہ صاحب سمجھ گئے اور مٹھائی کا ڈبہ ایک طرف رکھتے ہوئے بولے، بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلے مٹھائی سے اپنا منہ میٹھا کر لوں؟ جن قوتوں نے اس جن کو مارنے میں مردانہ وار مقابلہ کیا، ان کا منہ بھی تو میٹھا کروانا ضروری ہے۔ شاہ صاحب، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جمال نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائی، میری عادت ہے، میں اکیلے کچھ نہیں کھاتا، سب کو شریک رکھتا ہوں۔ اور ساجدہ بیٹی، آئندہ تم شادی ہال کے پاس والے خالی میدان سے دور رہنا، وہی ان جنات کی حد ہے، شاہ صاحب نے بتایا۔ جمال اور ساجدہ نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس میں ان کی بھلائی تھی کہ نشاندہی ہو جانے پر احتیاط برتیں، ورنہ پھر اس طرح کی مصیبت نازل ہو سکتی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔